नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कठपुतली की तरह काम कर रहा चुनाव आयोग। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने लगाए गंभीर आरोप। खबर में आगे जिक्र होगा बिहार विधानसभा चुनाव का, जहां पर संविधान बदलना चाहती है आरएसएस। होश बोले के बहाने लालू यादव ने संघ पर बोला हमला। खबर में आगे जिक्र होगा कि बीजेपी के खिलाफ इस मुद्दे पर साथ आए ठाकरे बंधु, राज और उद्धव ने मिलकर खोला मोर्चा। आगे जिक्र होगा कि संजीवनी घोटाले को लेकर फिर छिड़ा विवाद। गहलोत बोले केस वापस लें, पीड़ितों को न्याय दें। और इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि ममता ने चुनाव आयोग के नए फॉर्म पर उठाया सवाल। पिछले दरवाजे से एनआरसी लागू करने की कोशिश, इसको बता दिया है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। तो करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। कठपुतली की तरह काम कर रहा चुनाव आयोग। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने लगाए गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी को चुनाव आयोग द्वारा लिखे गए पत्र के जवाब में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि हम चुनाव आयोग पर बात करेंगे। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के विभिन्न नेता लगातार इन मुद्दों पर विचार कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग पीएम मोदी की कठपुतली की तरह चल रहा है। बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान को लेकर उन्होंने चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि इससे लाखों लोग मताधिकार से वंचित हो जाएंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान पर उन्होंने कहा कि जिसे वो अमृतकाल कहते हैं वो अघोषित आपातकाल है। जिस नेता ने आपातकाल लगाया वह संविधान के माध्यम से था, उन्होंने इसे हटाया और इसके लिए माफ़ी मांगी। जनता ने माफ़ी स्वीकार की और उसी नेता, उसी पार्टी को 353 सीटें दी। इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये मुद्दा ज़बरदस्त गरमाया हुआ है। ऐसे में पवन खेड़ा ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। संविधान बदलना चाहती है आरएसएस। होश बोले के बहाने लालू यादव ने संघ पर बोल दिया हमला। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महासचिव दत्तात्रेय होश बोले द्वारा संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने की मांग के बाद सियासी गलियारों में बवाल मचा दिया है। और इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू यादव ने संघ पर तीखा हमला बोला। लालू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि देश के सबसे बड़े जातिवादी और नफरती संगठन आरएसएस ने संविधान बदलने की बात कही है। इनकी इतनी हिम्मत नहीं कि संविधान और आरक्षण की तरफ आंख उठाकर देख सकें। अन्यायी चरित्र के लोगों के मन व विचार में लोकतंत्र एवं बाबा साहेब के संविधान के प्रति इतनी घृणा क्यों है? बता दें कि आपातकाल के 50 साल पूरा होने के मौके पर दत्तात्रेय होश बोले ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं थे, बल्कि इन्हें 1976 में आपातकाल के दौरान तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने जोड़ा था और उन्होंने इस कदम को असंवैधानिक बताते हुए इन शब्दों को हटाने की मांग की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी के खिलाफ इस मुद्दे पर साथ आए ठाकरे बंधु, राज और उद्धव ने मिलकर खोला मोर्चा। जी हां दोस्तों, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में हिंदी थोपे जाने को लेकर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया और भारतीय जनता पार्टी पर भाषा के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उद्धव के चचेरे भाई एवं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने भी त्रिभाषा फार्मूले और हिंदी थोपे जाने के सरकार के कदम का विरोध किया। और ये घटनाक्रम ऐसे समय पर हो रहा है जब ठाकरे बंधुओं के एकजुट होने की अटकलें तेज हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यहां पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि उनकी पूर्व सहयोगी भाजपा मुख्य रूप से मराठी भाषी राज्यों में भाषा आपातकाल लगाने का प्रयास कर रही है। ठाकरे ने इस बात पर बल दिया कि उनकी पार्टी हिंदी के विरोध में नहीं है, लेकिन साफ तौर पर इसे थोपे जाने के खिलाफ है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। संजीवनी घोटाले को लेकर फिर छिड़ा विवाद। गहलोत बोले केस वापस लें, पीड़ितों को न्याय दें। जी हां दोस्तों, राजस्थान की सियासत में संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव घोटाले को लेकर फिर से विवाद छिड़ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को जोधपुर में मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि शेखावत को संजीवनी घोटाले के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए मानहानि का केस वापस लेना चाहिए और बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। गहलोत ने दावा किया कि यदि शेखावत निर्दोष हैं तो उन्हें पीड़ितों की समस्या सुलझाने के लिए संघर्ष समिति और प्रभावित लोगों के साथ बैठकर समाधान निकालना चाहिए। अशोक गहलोत ने कहा कि शेखावत 2-3 बार सांसद रह चुके हैं और अब केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें संजीवनी घोटाले पर बातचीत के लिए तैयार होना चाहिए। अगर वह निर्दोष हैं तो मुझे खुशी होगी। मेरा उद्देश्य पीड़ितों को न्याय दिलाना है। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री रहते उनके पास आए दस्तावेजों में शेखावत के परिवार के सदस्य का नाम था, जिसके आधार पर शेखावत ने दिल्ली में मानहानि का केस दायर किया। गहलोत ने बताया कि अब तक
15 पेश हो चुकी है, लेकिन शेखावत को केस वापस लेकर पीड़ितों के लिए काम करना चाहिए। गहलोत ने कहा कि हमारा कोई एम नहीं है किसी को टारगेट बनाने का, हम चाहते हैं कि उनकी जो समस्या है वो कैसे हल हो, इसलिए हम चाहेंगे कि गजेंद्र सिंह शेखावत जी खुद बात करें, आपस में बात करें और एक कमेटी जो काम कर रही है संघर्ष समिति उसको बुला लें और जो पीड़ित लोगों हैं उनमें 5-10 लोगों को बुलाकर बैठकर बातचीत करें कि भाई इनकी समस्या क्या है, इनके आरोप ये हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के नए फॉर्म पर उठाया सवाल, पिछले दरवाजे से एनआरसी लागू करने की कोशिश बताया। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बिहार के लिए मतदाता पुनरीक्षण के तहत आए निर्वाचन आयोग के नए फॉर्म पर सवाल उठाया है। उन्होंने नागरिकता के दस्तावेजी सबूत मांगने पर आयोग पर बीजेपी की कठपुतली की तरह काम करने का आरोप लगाते हुए इसे पिछले दरवाजे से एनआरसी को लागू करने का प्रयास बताया है। दरअसल बिहार चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए चुनाव आयोग का एक नया फॉर्म आया है, जिसे देखकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भड़क गई। इसमें जुलाई 1987 से पहले पैदा हुए और जुलाई 1987 से दिसंबर 2004 के बीच जन्मे लोगों को सर्टिफिकेट देने को कहा गया है और इस पर सवाल उठाते हुए ममता ने पूछा है कि क्या अब हमें अपने माता पिता के जन्म का प्रमाण पत्र देना होगा, आखिर ये हो क्या रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेजस्वी यादव ही सीएम फेस, अखिलेश सिंह के बाद अब कांग्रेस के कन्हैया कुमार का भी मिला समर्थन। जी हाँ दोस्तों, महागठबंधन में तेजस्वी यादव के सीएम फेस को लेकर जारी चर्चा के बीच कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को बहुमत मिलता है तो मुख्यमंत्री आरजेडी से होगा और तेजस्वी यादव के सीएम फेस को लेकर अलायंस में इसकी किसी तरह का कोई भ्रम या विवाद नहीं है। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि चुनाव में मुद्दे सर्वोपरि होंगे और गठबंधन के सीएम चेहरे का मुद्दा उठाकर ध्यान भटकाने के लिए प्रतिद्वंदियों द्वारा साजिश रची जा रही है। कन्हैया कुमार ने दावा किया कि जैसे ही भाजपा को मौका मिलेगा वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हटाकर उनकी जगह बिहार में अपना नेता लाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अपनी पुरानी रणनीति पर चल रही है, जिसके तहत पिछले किसी क्षेत्रीय पार्टी का समर्थन लेना और फिर धीरे धीरे उसे ही निगल जाना। पीटीआई से इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया कि बिहार में परिवर्तन की हवा पिछले विधानसभा चुनाव से भी ज़्यादा तेज है और भाजपा ऑपरेशन सिंदूर को चुनावी मुद्दे के तौर पर नहीं उठा रही, क्योंकि वह जानती है कि बिहार के लोग इसका नकारात्मक जवाब देंगे, क्योंकि उनका मानना है कि ये देश के सम्मान का मामला है और किसी भी पार्टी को इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आरएसएस ने खुद किया था इमरजेंसी का स्वागत, इंदिरा को लिखा था पत्र, कांग्रेस का पलटवार। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले के हालिया बयान पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने तीखी प्रतिक्रिया दी। दीक्षित ने आरएसएस पर आधे अधूरे ज्ञान के आधार पर बयानबाजी करने का आरोप लगाया और 1975 में आपातकाल के दौरान आरएसएस के रुख को लेकर सवाल उठाए। दोस्तों, बात करते हुए संदीप दीक्षित ने कहा कि आरएसएस के पास हमेशा आधी अधूरी जानकारी होती है, इधर उधर की बात करना उनकी पुरानी आदत है। वो पहले देश में विद्रोह, प्रधानमंत्री आवास को घेरने और सरकार को काम न करने देने की बात करते थे, फिर उन्होंने आपातकाल का स्वागत क्यों किया। आरएसएस के तत्कालीन प्रमुख बाला साहेब देवरस ने तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखकर आपातकाल के फैसले की तारीफ की थी, उनके तमाम नेताओं ने भी तारीफ की थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। क्या हम अपना कृषि क्षेत्र खोलने जा रहे हैं? जयराम रमेश ने पूछा कि ट्रंप के साथ कौन सी बड़ी डील करने जा रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि उन्होंने व्यापार को हथियार बनाकर भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष रुकवा दिया। ट्रंप के बयानों को लेकर कांग्रेस पार्टी भी पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर हमलावर है। गुरुवार को कांग्रेस पार्टी के सांसद जयराम रमेश ने सवाल किया कि भारत अमेरिका के साथ ऐसी कौन सी बड़ी डील करने जा रहा है जो बार बार ट्रंप व्यापार को लेकर बयान दे रहे हैं। उन्होंने बातचीत में कहा कि 10 मई से अब तक राष्ट्रपति ट्रंप 16 बार ये कह चुके हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया, उन्होंने व्यापार को दोनों देशों के बीच सीज फायर रुकवाने का जरिया बनाया और अब वो कह रहे हैं कि भारत अमेरिका के बीच बड़ी डील होने जा रही है। क्या ये इतनी बड़ी है कि ऑपरेशन सिंदूर रोकना पड़ा? जयराम रमेश ने कहा कि इस डील में क्या बड़ी बात है? क्या हम अपनी कृषि को खोल रहे हैं? क्या हम अपने छोटे और मध्यम उद्योगों को खोल रहे हैं? क्या हम अमेरिका से इंपोर्ट को लिबरलाइज बना रहे हैं? क्या हम क्या कर रहे हैं? ये क्या डील है? हमें वॉशिंगटन से सीज फायर और ट्रेड डील की बात क्यों सुननी पड़ रही है? प्रधानमंत्री संसद को विश्वास में क्यों नहीं ले रहे हैं? रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको कुछ लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गरीबों से सपने देखने का अधिकार छीना गया, राहुल गांधी ने मुंबई में घरों की बढ़ती कीमतों पर जताई चिंता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने घरों की बढ़ती कीमतों पर चिंता जताई और मुंबई में घरों की कीमतें बढ़ने से संबंधित एक खबर का
हवाला देते हुए गुरुवार को दावा किया कि अब गरीबों से सपना देखने का हक भी छीन लिया गया है। उन्होंने अपने व्हाट्सएप चैनल पर एक मीडिया रिपोर्ट शेयर करते हुए ये बात कही। राहुल गांधी ने अपने व्हाट्सएप चैनल पर एक न्यूज़पेपर की खबर शेयर करते हुए पोस्ट किया कि हाँ, आपने सही पढ़ा और अगर यकीन नहीं हो रहा तो दोहरा देता हूँ कि मुंबई में घर लेने के लिए भारत के सबसे अमीर 5% लोगों को भी 109 साल तक अपनी आमदनी का 30% बचाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अधिकतर बड़े शहरों का यही हाल है, जहां आप अक्सर और सफलता की तलाश में एड़ियाँ घिस देते हैं और कहां से आएगी इतनी बचत। उन्होंने कहा कि गरीब और मध्यम वर्ग की विरासत दौलत नहीं, जिम्मेदारियां होती हैं, जैसा कि बच्चों की महंगी शिक्षा, महंगे इलाज का चिंता, माता पिता की जिम्मेदारी या परिवार के लिए छोटी सी गाड़ी। फिर भी दिलों में रहता है एक सपना कि एक दिन एक घर होगा अपना। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोदी सरकार के हाथों की कठपुतली बन गया है निर्वाचन आयोग, मतपत्र से चुनाव कराए जाएं, खड़गे का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को निर्वाचन आयोग पर मोदी सरकार के हाथों की कठपुतली बन जाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि चुनाव प्रक्रिया में खामियों का विषय आयोग के समक्ष उठाया गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने पिछले साल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए कहा कि मतपत्र से चुनाव कराए जाने चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में संवाददाताओं से कहा कि निर्वाचन आयोग सरकार के हाथों की कठपुतली बन गया है। आपके पास एक कठपुतली है और आप दावा करते हैं कि आप चुनाव जीत रहे हैं। आप चुनाव नहीं जीत रहे हैं, आपकी मशीन जीत रही है। उन्होंने महाराष्ट्र को लेकर दावा किया कि चुनाव प्रक्रिया में खामियां हैं। वहीं दोस्तों, खड़गे ने कहा कि निर्वाचन आयोग से पहले हमने मतपत्र की मांग की थी, क्या उसने ये किया? मोदी जी जो कहते हैं वही आप करते हैं। आप जो मोदी जी के लिए कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनाव पर एक्टिव मोड में इंडिया गठबंधन, 30 जून को घोषणा पत्र पर सदाकत आश्रम में अहम मीटिंग। जी हाँ दोस्तों, इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन चुनावी घोषणा पत्र बनाने की प्रक्रिया में जुट गया है। इंडिया गठबंधन की चुनावी घोषणा पत्र की पहली बैठक 30 जून को होने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में होने वाली इस बैठक में विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन किन किन मुद्दों पर चुनावी मैदान में जाएगी, इसका साझा घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। इंडिया गठबंधन के आला नेताओं से मिली जानकारी के अनुसार चुनावी घोषणा पत्र उप समिति की हो रही इस बैठक में राजद से सांसद प्रोफेसर मनोज झा, सुधाकर सिंह, प्रोफेसर अनवर पाशा और प्रोफेसर सुबोध मेहता, कांग्रेस से अमिताभ दुबे, करुणा सागर और शिव जतन ठाकुर समेत कई सारे लोग मौजूद रहेंगे। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कहीं ट्रंप को पता चल गया तो इटावा मामले पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश के इटावा में कथावाचक से हुई मारपीट का मामला इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है और घटना को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच लगातार बयानबाजी हो रही है। इस बीच सपा मुखिया और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने तंज किया है कि अगर ट्रंप जी को पता चल जाए कि इटावा में ये हुआ है तो ट्रंप ना डांट दे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को जो कुंभ पर झूठ बोल सकती है, मरने वालों का आंकड़ा छुपा सकती है, शंकराचार्य झूठ बोल सकते हैं, पुलिस कैश पैसे बांटती है, इस सरकार में कुछ भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि पिछले 16 साल से कथावाचक ने चोटी रखी थी, बीजेपी के लोग इस घटना में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हिंसा का समर्थन नहीं करती है। उन्होंने कहा कि इटावा की घटना ट्रंप को पता लगे तो इन्हें डांट पड़ेगी। उन्होंने कहा कि जातीय संघर्ष पर बात करने की सीएम अब तक क्या सो रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पुरानी मांग को पूरा करना चुनाव आयोग के लिए होना चाहिए आसान। वोटर लिस्ट मुद्दे पर पवन खेड़ा ने चुनाव आयोग से की बड़ी मांग। जी दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने वोटर लिस्ट का मुद्दा एक बार फिर उछाल दिया है और कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग को एक लेटर लिखा गया जिसमें 2024 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद संपन्न विधानसभा चुनावों का डाटा मांगा गया है। साथ ही दोनों राज्यों के चुनाव के दिन की वीडियो फुटेज भी मांगी गई है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ये एक पुरानी मांग है जिसे चुनाव आयोग के लिए पूरा करना आसान होना चाहिए। उन्होंने चुनाव आयोग से अनुरोध करते हुए कहा कि ये सामग्री एक हफ्ते के भीतर उपलब्ध कराई जाए। कांग्रेस और पार्टी के नेता राहुल गांधी लगातार महाराष्ट्र के चुनावों में धांधली के आरोप लगाते रहे हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से एक लेटर के जरिए वोटर लिस्ट की डिजिटल कॉपी मंगाई गई है। कांग्रेस ने इस संबंध में कमेटी बनाए जाने की जानकारी भी चुनाव आयोग को दे दी है। पत्र में कहा गया है कि दिसंबर 2024 से
कई पत्रों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और संसद में भाषणों के जरिए हमने महाराष्ट्र 2024 विधानसभा चुनाव में अचानक और भारी संख्या में मतदाताओं के बढ़ने को लेकर गंभीर चिंता जताई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। निर्वाचन आयोग मतदाताओं और राजनीतिक दलों का भरोसा हासिल करे, ईगल ने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिख मतदाताओं से जुड़ा डाटा मांगा। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 पर चर्चा की मांग को लेकर चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को निमंत्रण दिया है। आयोग के निमंत्रण पर अब कांग्रेस पार्टी के ईगल की ओर से बयान आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व सूचियों और फुटेज प्राप्त होने के बाद निर्वाचन आयोग से मिलने को तैयार है। उस बैठक में हम अपने विश्लेषण के निष्कर्ष भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ईगल ने चुनाव आयोग के सचिवालय के सचिव अश्विनी कुमार मोहल को पत्र लिखकर कहा कि हम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा बनाया गया एक समूह है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से भारत के निर्वाचन आयोग के साथ समन्वय करने का कार्य करता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। किसानों का बिल वापस हुआ क्योंकि वक्फ कानून पर सपा विधायक अबू आजमी की मुसलमानों से बड़ी अपील। जी दोस्तों, वक्फ कानून पर सपा विधायक अबू आजमी ने कहा कि आप सबको मालूम है कि ये बिल मुसलमानों के खिलाफ है। हमें करना क्या है, हमें उस पर अपनी बात रखनी है। क्या किया जाए कि ये बिल पास हो। अगर हम कहते हैं कि किसानों को बिल वापस हुआ तो किसान कई महीने तक सर्दी में धरने पर बैठे थे। 750 किसान शहीद हो गए। उन्होंने अपनी बात मनवाई और बिल वापस हुआ। अबू आजमी ने कहा कि देश के अंदर कितना बड़ा संघर्ष हुआ, क्या हम सब उसके लिए तैयार हैं? अगर आप सब उसी तरह तैयार हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस वक्फ बिल को सरकार को वापस लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। सपा विधायक ने आगे कहा कि 2014 के बाद मुसलमानों से हिंदुस्तान में ज़मीन तक ली जा रही है। मोहन भागवत साहब ने कहा कि हमारे देश में नाम और धर्म पूछकर नहीं मारा जाता। एक पुलिस वाला ट्रेन के अंदर 3 मुसलमानों को गोली मारकर उनके बदन पर पैर रखकर कहता है कि इस मुल्क में रहना है तो मोदी और योगी कहना पड़ेगा। एक स्कूल की टीचर एक बच्चे को खड़ा करती है और दूसरे बच्चे से कहती है कि इसको मारो। क्यों? क्योंकि ये मुसलमान है। संविधान सिर्फ किताब में लिखने के लिए रह गया है। अबू आजमी ने कहा कि संविधान सिर्फ किताब में लिखने के लिए रह गया है और उन्होंने आरोप लगाया कि मुसलमानों के खिलाफ इतनी चीज़ें हो रही हैं लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। लाउड स्पीकर को उतारा जा रहा है, मस्जिदों के बाहर नमाज नहीं पढ़ सकते, कितनी चीज़ें गिनाई जाएँ। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। खराब व्यवस्था को हम स्वीकार करते हैं। ऊर्जा मंत्री के दौरे के बीच कई बार कटी लाइट तो बोले ए.के. शर्मा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा भदोही दौरे पर पहुंचे। बिजली मंत्री के नगर भ्रमण के दौरान बिजली विभाग की हकीकत सामने आ गई। मंत्री के कार्यक्रम के दौरान जनपद में कई बार बिजली आई और गई। बिजली की व्यवस्था पर मंत्री ने पत्रकारों से कहा कि प्रदेश की खराब बिजली व्यवस्था को हम स्वीकार करते हैं। मंत्री ने बताया कि जनता को इस संकट से राहत दिलाने के लिए ही योगी आदित्यनाथ की सरकार बिजली विभाग का निजीकरण कर रही है और इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध भी है। ऊर्जा स्रोत विभाग के मंत्री और जनपद के प्रभारी मंत्री अरविंद कुमार शर्मा उर्फ ए.के. शर्मा के जनपद प्रवास के दौरान तमाम फरियादियों की लाइन लगी रही। देखते ही देखते उनके पास दर्जनों शिकायती पत्रों की भरमार लग गई। मंत्री ए.के. शर्मा ने प्रेस वार्ता में बताया कि 1 घंटे में बिजली विभाग से जुड़ी दर्जनों शिकायतें मिली हैं। हमारे लाखों प्रयासों के बावजूद बिजली समस्या लगातार बनी हुई है और इस पर हमने काम भी किया लेकिन आज भी सुधार नहीं हो पाया है, इसीलिए निजीकरण किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राज ठाकरे ने शिक्षा नीति और हिंदी थोपने के खिलाफ बोला हमला, निकालेंगे मराठी अस्मिता मार्च। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने मराठी भाषा और महाराष्ट्र की शिक्षा नीति को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत तीसरी भाषा को अनिवार्य करने की बात को खारिज करते हुए कहा कि ये नीति राज्यों पर छोड़ दी गई है, फिर भी महाराष्ट्र में हिंदी को क्यों थोपा जा रहा है, और उन्होंने इसे मराठी भाषा को कमज़ोर करने की साजिश करार दिया। राज ठाकरे ने ऐलान किया कि 6 जुलाई को मुंबई में गिरगांव चौपाटी से आज़ाद मैदान तक एक विशाल मराठी अस्मिता मार्च निकाला जाएगा और इस मार्च में किसी भी राजनीतिक दल का झंडा नहीं होगा। उन्होंने इसे मराठी लोगों का मार्च बताते हुए सभी दलों, कलाकारों, साहित्यकारों और आम जनता को इसमें शामिल होने का न्योता दिया। ठाकरे ने कहा कि ये मार्च रविवार को होगा ताकि ज़्यादा लोग हिस्सा ले सकें। मैं देखना चाहता हूं कि कौन इसमें आता है और कौन नहीं। आपको यह कुछ लगता है दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस का योगी सरकार और आरएसएस पर तीखा हमला, मथुरा वृंदावन कॉरिडोर पर गरमाई सियासत। जहां दोस्तों उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन में प्रस्तावित कॉरिडोर को लेकर कांग्रेस ने योगी सरकार और आरएसएस पर तीखा हमला बोला है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि ये
परियोजना भगवान कृष्ण की नगरी की आत्मा और सनातन परंपरा को खत्म करने की साजिश है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मथुरा वृंदावन को एक कॉरिडोर के नाम पर आरएसएस समर्थकों के कब्जे में देना चाहती है। यहाँ स्थानीय सेवायतों और श्रद्धालुओं को उजाड़ने की साजिश हो रही है। जो लोग खुद को सनातन धर्म का रक्षक बताते हैं वही आज उसकी आत्मा को खत्म कर रहे हैं। अजय राय ने कहा कि भाजपा सरकार ने जिस तरह से अयोध्या और वाराणसी में निर्माण कार्यों में गुजरात के ठेकेदारों और मजदूरों को प्राथमिकता दी है, अब मथुरा वृंदावन में भी वही दोहराया जाएगा। स्थानीय लोगों की आस्था, रोजगार और परंपरा सब कुचली जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार एक विशेष एजेंडे के तहत धार्मिक स्थलों को पर्यटक स्थल में बदल रही है। बाबा विश्वनाथ को कॉरिडोर में बदल दिया गया, राम मंदिर को 2 बार प्राण प्रतिष्ठा की गई और अब भगवान कृष्ण की नगरी को भी धर्म से काटकर सिर्फ दृश्य में बदलने की कोशिश की जा रही है।